हेलो एवरीवन। आज हम दिसंबर 2014 पेपर 3 डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने दिसंबर 2014 का पेपर 2 डिस्कस किया था और 2014 से पहले जितने भी पेपर हैं 2004 से मैंने सारे अपने चैनल पे करवाए हैं। तो जिसको भी देखना है अपनी प्रिपरेशन के लिए वो देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। हमें बताना है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से क्या ट्रू है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी 1938 में सैमुअल्सन ने दी थी। कंज्यूमर बिहेवियर की ये थ्योरी है जिसमें बहुत सारे अजम्पशंस सैमुअल्सन ने लिए थे, जैसे कि इनके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, कंज्यूमर पहली बात तो एक रैशनल है, कंज्यूमर रैशनल होगा और उसके साथ साथ कंज्यूमर को ये कांस्टेंट जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। उसके साथ साथ जो चॉइस ऑफ गुड्स होगा वो अपने बजट में ही करेगा। ट्रांजिटिविटी होगी, ये सब इम्पॉर्टेंट इनके अजम्पशन है कि ट्रांजिटिविटी होगी यानी कि कंसिस्टेंट प्रेफरेंस रखेगा कंज्यूमर। उसके बाद कन्वेक्सिटी, ये सारे वर्ड्स आप लोग लर्न कर लीजिए क्योंकि ये इसी वर्ड से पूछता है हमेशा। यानी कि कन्वेक्सिटी मतलब कि उसका जो प्रेफर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसकी प्रेफरेंस स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे काम करती है। मैं ये सिर्फ आप लोगों के रिवीजन के लिए करा रही हूँ। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी पॉजिटिव, तो येस, ये निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। अगर निगेटिव होता तो निगेटिव के बारे में इन्होंने बात नहीं की है तो ये गलत हो जाता। दूसरा है कंज्यूमर प्रेफरेंस सेटिस्फाई स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, तो येस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर ट्रू। नीचे इसका हिंदी में वर्जन दिया है, जो हिंदी में स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी वाला देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, डिमांड फॉर फूड स्टफ इज इनकम इन इलास्टिक विच कर्व एक्सप्लेन, यानी दिस इज एक्सप्लेन बाय विच लॉ। तो अगर हम लॉ देखें तो एक है एंजल ने एक लॉ दिया था इनकम से रिलेटेड, यानी कि जैसे जैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो फूड पे कम होके वो लग्जरियस प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वो महंगी महंगी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करने लगते हैं। इनकम इंक्रीज होने के बाद उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं, जबकि फूड की डिमांड उसकी कम हो जाती है और हाँ उसके लिए इनकम इन इलास्टिक हो जाता है। तो ये लॉ दिया है एंजल ने, तो इसको हम बोलते हैं एंजल लॉ। बाकी ये गॉसन का लॉ है, ये मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है। रिकार्डो का लॉ अलग है, ये इंटरनेशनल थ्योरी से रिलेटेड है। और गिफन का पैराडॉक्स भी ये प्राइस डिमांड की थ्योरी को का अपोजिट है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमें कुछ फैक्टर्स बताने हैं और हमें बताने हैं कि दीज आर द पार्ट ऑफ चैम्बरलिन मोनोपोली कॉम्पिटिशन्स। तो हमें अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले हमें उसके पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना है कि नीचे क्या बोला है। हमें सिर्फ ये स्टेटमेंट ही नहीं देखना होता है। तो हमें चैम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए बताना है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए दो इकोनॉमिस्ट फेमस हैं, पहले तो चैम्बरलिन और दूसरे हैं जॉन रॉबिन्सन। जॉन रॉबिन्सन ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और जो चैम्बरलिन ने बुक लिखी थी उनका नाम है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन।
तो ये दो थ्योरी दी गई थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए, और एक तरह से एक ये इन दोनों ने मिलके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को बहुत अच्छे से समझाया है। तो कौन कौन से फैक्टर उन्होंने लिए हैं, तो इन्होंने जो फैक्टर्स लिए हैं अपने समझाने के लिए, एक तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग होना चाहिए, और ऊपर से ब्रांड प्रेफरेंस भी होना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा फ्री एंट्री और एडवर्टाइजिंग इज़ द फैक्टर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बट गोल ऑफ सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट ये इनका फैक्टर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन नेक्स्ट स्लाइड में है, आप इसको हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे कि मांग की आय बेलोच होती है, ये खाद्य वस्तु के लिए एंजल का नियम है, और ये चैम्बरलिन ने जो एकाधिकारी प्रतियोगिता का भाग बताया है ये पहला और दूसरा सही है, जबकि संतोषजनक लाभ का लक्ष्य नहीं होता है चैम्बरलिन के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। नेक्स्ट है हमारा नॉन सिस्टमैटिक रिस्क मिस। अब रिस्क दो तरह के होते हैं, एक तो सिस्टमैटिक रिस्क होता है और एक होता है नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जिसको हम डाइवर्सिफाइंग करके एलिमिनेट किया जा सकता है, यानी कि जिसमें विविधीकरण के माध्यम से इसको हम समाप्त कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। जबकि सिस्टमैटिक रिस्क थोड़ा बहुत लंबा चल जाता है, जिसको हम समाप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क दैट कैन बी एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफाइंग। तो येस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा पहला ही करेक्ट हो गया। यहाँ पे कैन नॉट बोला है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, और बिना डाइवर्सिफाइंग के हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये भी गलत है। और कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट डेवलप द कंसेप्ट ऑफ बैरियर टू एंट्री। तो बैरियर टू एंट्री का कंसेप्ट सबसे पहले जेएस बेन ने दिया है, और इन्होंने ही बैरियर टू एंट्री के बारे में बताया है। इनकी थ्योरी बेस्ड है थ्योरी ऑफ कंपटीशन से, और इन्होंने अपनी थ्योरी 1956 में दी थी, और जिसका नाम था, उनकी बुक का नाम बैरियर टू न्यू कंपटीशन। इन्होंने बैरियर टू न्यू कंपटीशन, इस बुक में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इवन एज अ फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू टू फॉल, यानी कि फिक्स्ड एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू फॉल कर रही है, ऐसे कंटिन्यू फॉल कर रही है, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिगिन टू राइज, और हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज हो रहा है। तो क्यों ये राइज हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न है कि ये हमारे रिटर्न्स ऑफ अ फैक्टर डिमिनिशिंग होने लगे हैं, यानी कि ये अगर हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट देखें तो इसके पहले ये बढ़ता है, यहाँ से ये फैक्टर तो बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो डिमिनिशिंग हो रहे हैं। इस वजह से हमारा ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अब बढ़ने लगा है, यानी यहाँ पे बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे फैक्टर्स डिमिनिशिंग नहीं हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिटर्न्स ऑफ द फैक्टर स्टार्ट डिमिनिशिंग, दैट्स वाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिगिंस टू राइज। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर करना है स्टेटमेंट को, द लोएस्ट पॉइंट ऑन अ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नोन एज मिनिमम इफिशिएंट स्केल। तो येस, अगर हम सिर्फ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें तो इसके लोअर पॉइंट को हम मिनिमम इफिशिएंट स्केल बोलते हैं। अगर यहाँ पे मार्जिनल हमारा जो MC कर्व है ये ABC के मिनिमम पॉइंट को कट करते हुए जाता है ऊपर, तो यहाँ से ये इस घटते हुए जा रही है, लेकिन AC यहाँ से स्टार्ट करता है बढ़ते हुए, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं उसको हम बोलते हैं मिनिमम इफिशिएंट स्केल। उसके बाद द आउटपुट एट विच अ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्लोप फॉलिंग। तो क्या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का स्लोप फॉल होने लगता है इसके, तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का जो स्लोप है वो फॉल होने लगता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। इस पॉइंट पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व स्टॉप फॉलिंग, येस, यहाँ से ये फॉल होना इस पॉइंट पे बंद हो जाता है। अब ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या करेगा, अब यहाँ से राइज होना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए हमारा दोनों ऑप्शन सही है और हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये इसका हिंदी वर्जन है। इसमें हमारा क्या था, स्थिर औसत लागत में गिरावट तब होता है जब साधनों का प्रतिफल हास्यमान होने लगता है, और दीर्घावधि, जैसे मैंने आपको समझाया कि कैसे ये
इस लेवल पे लो होता है और इस लेवल पे ये फॉल, यहाँ से ऐसे फॉल हो रहा है ना, ये कर्व ये स्टॉप हो जाता है और इसके बाद से ये इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि फ्री ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, फ्री एंट्री ऑफ द फर्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिस्ट पे कोई बैरियर नहीं है, और होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस के साथ साथ हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट को ये डील करता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, ये परफेक्ट नॉलेज हमें परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलता है, ना कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नेक्स्ट है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस आर ट्रू फॉर गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एडमंड फेल्प्स फॉर ऑप्टिमम कैपिटल एक्यूमुलेशंस। तो एडमंड फेल्प ने जो ये एक नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी इन्होंने दी थी, और इन्होंने डिस्क्राइब किया था ऑप्टिमल ग्रोथ को, जिससे कि एक ऑप्टिमल ग्रोथ का पाथ इन्होंने बताया था, जिसकी वजह से मैक्सिमम लेवल पे हम जा सके। तो एडमंड फेल्प के हिसाब से ये सेविंग रेट भी यूनिक होना चाहिए और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल होना चाहिए कैपिटल डेप्रिसिएशन के। इसी को हम गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे भी हिंदी में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। पूर्ण ज्ञान यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में होता है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है जो कि एडमंड फेल्प ने अपने स्वर्णिम नियम में दिया है। नेक्स्ट है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज निग्लेक्टेड इन बाय द कीन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कीन्स की थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन है, रोल ऑफ कंजम्पशन भी है, रोल ऑफ गवर्नमेंट भी है, लेकिन रोल ऑफ कैपिटल स्टॉक नहीं है, क्योंकि रोल ऑफ गवर्नमेंट को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते थे कि इनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी की कोई भी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से वो सही की जा सकती है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन कंजम्पशन और गवर्नमेंट तो था, लेकिन कैपिटल स्टॉक नहीं था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि पूंजी स्टॉक की भूमिका को वो निग्लेक्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द प्रीपोजिशंस ऑफ द पास्ट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ द ड्यूजनबेरी आर करेक्ट। तो ड्यूजनबेरी के हिसाब से जो हमारा लोगों के जो पास्ट इनकम है, जो लोगों का कंजम्पशन है, वो सिर्फ और सिर्फ करंट इनकम पे ना डिपेंडेंट होके पास्ट इनकम पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि लोग जैसे पहले जीते थे, उनका अगर इनकम कम भी हो गया तो वो अपने कहीं से भी कुछ ना कुछ अपनी सेविंग्स का यूज़ करेंगे, लेकिन वो वैसे ही रहना चाहेंगे जैसे वो पहले रहना चाहते थे, और उसके साथ साथ वो दूसरों को भी देख के उनका कंजम्पशन बदलता रहता है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है कि द करेंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ नॉट ओनली करेंट इनकम बट ऑल्सो द past income. So this is correct. There is a asymmetrical relationship between income and consumption during a contraction and expansion. तो yes, अगर contraction होगा या इकोनॉमी में expansion होगा तो ये देखा गया है कि यहाँ पे asymmetrical relationship है income और consumption के लिए, क्योंकि people are preferring the past life. That's why they are trying to improve their consumptions as they are कंज्यूमिंग इन द पास्ट। तो इस वजह से हमारा सेकंड भी करेक्ट है। और थर्ड अगर देखें, कंजम्पशन इनकम रिलेशनशिप इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि हमारा जो कंजम्पशन इनकम है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है रहने सहने का, वो इनकम के चेंज होने से भी नहीं बदलेगा। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कंजम्पशन फॉल लेस देन इनकम ड्यूरिंग डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन के टाइम में कंजम्पशन का फॉल कम होता है लेस देन इनकम से, बट राइज इन कंजम्पशन इज मच मोर ड्यूरिंग एक्सपेंशन। लेकिन जैसे एक्सपेंशन होता है तो कंजम्पशन जितनी तेज़ी से बढ़ता है उतनी तेज़ी से कम नहीं होता है डिप्रेशन के टाइम में। तो ये भी हमारा करेक्ट है, यानी कि चारों ऑप्शन ड्यूजनबेरी के हिसाब से करेक्ट था। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है। और बेसिकली बस ये याद रखिएगा कि ड्यूजनबेरी का ये कहना था कि कोई भी चेंजेस हो हमारे इनकम लेवल में, लेकिन हमारा कंजम्पशन पहले के जैसा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि पीपल जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से वो पहले जीते थे, अगर उनको कम पैसे भी मिले तो वो अब एकदम कम तरीके से जीने लगे, क्योंकि उनको सोसाइटी में अपना एक स्टेटस भी दिखाना है, और लोगों के कंजम्पशन के हिसाब से भी उनका कंजम्पशन चेंज होता है, जिसको ड्यूजनबेरी ने बैंडवैगन का इफेक्ट दिया था।
और रेटचेट इफेक्ट का मतलब होता है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को नहीं भूलते हैं और उस हिसाब से वो अपने कंजम्पशन को सेम ही रखना चाहते हैं। तो इसमें चारों सही है। नेक्स्ट हमारा है एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन अ क्लासिकल मैक्रो सिस्टम इज अ रिजल्ट ऑफ। तो क्लासिकल मैक्रो सिस्टम के हिसाब से, तो क्लासिकल के हिसाब से जो मनी का कंसेप्ट है ये तो सिर्फ एक्सचेंज के लिए है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के लिए है, बाकी मनी का कोई रोल ही नहीं है। तो क्या ये इंक्रीज करेगा प्राइस लेवल को? तो मनी क्या करेगा, सिर्फ प्राइस लेवल को इंक्रीज कर सकता है और लेवल ऑफ आउटपुट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि मनी का काम सिर्फ एक्सचेंज का है, इसीलिए सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ेगा। बाकी ये सेकंड हमारा गलत है। और एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को इंक्रीज नहीं करेगा मनी। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होगी, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा और मनी का कोई रोल नहीं माना गया है क्लासिकल्स में, इसीलिए हमारा फर्स्ट और थर्ड सिर्फ सही होगा, बाकी के दोनों ये गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें एक रेंज दिया हुआ है और हमें एलएम, मतलब ये एलएम कर्व है हमारा, और रेंज हमें मार्क करना है 3 पार्ट्स में, और हमें बताना है कि कौन सा कीन्जियन इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट, यानी कि किस रेंज में कीन्स का इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एलएम कर्व है हमारा। कीन्स ने जब लिक्विडिटी ट्रैप दिया था, उनका कैसा हो गया था कर्व, ऐसे। तो इस रीजन में कीन्स का लिक्विडिटी ट्रैप मतलब कीन्स का प्रभाव यहाँ पे इफेक्टिव नहीं होता है इस रेंज में, यानी कि इसको हम बोलते हैं कीन्सियन रेंज। ये बी और सी इंटरमीडिएट रेंज और सी और डी क्या कहलाता है, क्लासिकल रेंज। तो क्लासिकल रेंज में सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा जाता है एलएम कर्व का, और इंटरमीडिएट रेंज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और ये है कीन्स रेंज जहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखा जाएगा एलएम कर्व का, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए और बी रेंज, जिसको हम कीन्जियन रेंज भी बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट है, ये इसका हिंदी वर्जन है। नेक्स्ट है हमारा द थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन ऑफ स्टेबल वेलोसिटी ऑफ मनी इज बीइंग वीकेंड बाय द रीसेंट रिसर्चर, दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ वीकनिंग ऑफ द पोजिशन। यानी कि अगर हम मुद्रा के वेग की सैद्धांतिक धारणा हाल ही के शोध में कमज़ोर पड़ रही है, निम्न में से किसकी स्थिति के कमज़ोर होने का संकेत है? तो सबसे ज़्यादा मनी पे जो जोर दिया था वो दिया था मॉनेटरिस्ट ने। अगर मनी यानी कि मनी को स्टेबल माना था, वेलोसिटी ऑफ मनी को स्टेबल माना था, तो मनी से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे ये सिर्फ मॉनेटरिस्ट ने ज़्यादा जोर दिया था। लेकिन अगर अभी जो नए नए शोध हो रहे हैं वहाँ पे मनी का जो प्रीपोजिशन थ्योरी है एक तरह से वीक पड़ती जा रही है। तो इसमें से किसका इफेक्ट वीक होने लगेगा? तो वो इफेक्ट वीक होगा मॉनेटरिस्ट का, क्योंकि यही हैं ऐसे जो ज़्यादा बल देते हैं मनी पे और ये मानते हैं कि मनी जो है वो स्टेबल फंक्शन है और वेलोसिटी ऑफ मनी भी स्टेबल है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। हमारा ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अजम्पशन ऑफ लेविस 2 सेक्टर मॉडल। तो अगर हम लेविस की बात करें तो लेविस ने माइग्रेशन के थ्योरम में भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। और लेविस के अकॉर्डिंग, लेविस के बाद मतलब लेविस ने जो अपनी थ्योरी दी थी 1954 के अराउंड दी थी, और इसके बाद फाई एंड रेनिस ने 1961 में इस थ्योरी को और एक्सपेंड किया, और उसके बाद हैरिस एंड टोडारो, जिसकी माइग्रेशन की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इस थ्योरी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया 1970 में। इनके अकॉर्डिंग 2 सेक्टर मॉडल का मतलब है कि इकोनॉमी में 2 तरह के मतलब, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और लेविस के अकॉर्डिंग इन्होंने जो इनकी थ्योरी का नाम था वो था अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर अनलिमिटेड है। तो सप्लाई ऑफ लेबर इन अ रूरल सेक्टर, जिसके बारे में इन्होंने अज्यूम किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन सेक्टर की बात नहीं थी, राइजिंग रियल वेज की बात नहीं थी, और ये भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इनविजिबिलिटी ऑफ द रोजेंस्टीन-रोडान। तो रोजेंस्टीन-रोडान ने 3 तरह के इंडिविजिबिलिटीज़ की बात की थी। पहला तो इंडिविजिबिलिटी इन सप्लाई, फिर इंडिविजिबिलिटी इन डिमांड,
और तीसरा है इंडिविजुअलिटी इन सप्लाई ऑफ सेविंग, इन सप्लाई ऑफ सेविंग। तो ये 3 तरह के इंडिविजुअलिटीज़ दी थी रोजेंस्टीन रोडान ने। तो यहाँ पे सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर, ये तो तीनों नहीं है, सिर्फ सप्लाई हमें मिल रहा है, तो सप्लाई हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई ऑफ सेविंग, ये 3 तरह के इंडिविजुअलिटीज़ रोजेंस्टीन रोडान ने दी है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द मार्क्सियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम मार्क्स के मॉडल की बात करें तो मार्क्स के मॉडल के अकॉर्डिंग ये इस पे फोकस करते थे कि जो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो प्रिसीड करेगा या पहले घटित होगा हमारे चेंज इन रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन के। तो प्रोडक्शन रिलेशन हैपन साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं होता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉलो चेंजेस इन फॉलो, क्या ये फॉलो करता है चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन को, चेंज इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन? तो नहीं, ये फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन ये पहले होता है चेंज इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के। तो यही मार्क्स के मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट था कि जो उत्पाद की रीति में परिवर्तन है उत्पाद के परिवर्तन से पहले हो जाता है, यानी कि ये चेंज इन रिलेशन इन प्रोडक्शन मोड ऑफ चेंज के पहले ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर करना है स्टेटमेंट अबाउट द कैल्डोर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कैल्डोर के मॉडल के हिसाब से 1960 में इन्होंने अपना मॉडल दिया था, जिसका मॉडल बेस था उनके बुक जिसका नाम है एसेज ऑन इकोनॉमिक stability and growth prior to it। ये और इसके साथ साथ इन्होंने एक बुक ऑलरेडी पब्लिश की थी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट से रिलेटेड। इनके अकॉर्डिंग, कैल्डोर के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट फंक्शन है प्रॉफिट रेट का, क्योंकि ये मानते हैं कि लेबर जो है ये वेजेस को रखता है और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो इंडस्ट्रियलाइज हैं वो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। लेबर सेविंग नहीं करता है, जो इन्वेस्टर्स हैं ये सेविंग्स करते हैं। लेबर सारे अपने वेजेस को कंज्यूम कर लेता है, जबकि इन्वेस्टर अपने वेजेस से सेविंग भी करते हैं। तो सिर्फ हमारा कैपिटल इज होमोजीनियस नहीं, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव इज सेम फॉर वेज अर्नर एंड प्रॉफिट अर्नर नहीं। इनके हिसाब से जो वेज अर्नर हैं ये सेव बिल्कुल नहीं करते हैं, और हमारे प्रॉफिट अर्नर जो हैं ये सेव करते हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ ए पहला ही सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये मैं जब से पेपर ये करा रही हूँ 2004 से, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। तो ये क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं जहाँ पे सेविंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो ज़ीरो होती है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो या ज़ीरो के करीब होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में सेविंग की पोटेंशियल ज़्यादा होती है। यहाँ पे लोग जो हैं वो उनका रहना और ना रहना प्रोडक्शन पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालता है, इस वजह से लेबर की सेविंग पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द स्टडी स्टेट ग्रोथ सिचुएशन इन अ सोलो मॉडल ऑफ द ग्रोथ द अपर लिमिट टू द ग्रोथ वुड बी डिटरमाइंड बाय द ग्रोथ रेट ऑफ। अगर हम सोलो की बात करें तो सोलो ने 3 तरह के इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को बताया था। पहला जो पैरामीटर है इनके हिसाब से रेट ऑफ टेक्निकल चेंज, दूसरा पैरामीटर है द सेविंग रेशियो, और तीसरा पैरामीटर है रेट ऑफ पॉपुलेशन। इनके हिसाब से ये जो ये कहाँ
ये टेक्निकल चेंजेस मतलब इन्होंने जब देखा कि यहाँ पे लेबर और कैपिटल ये सब की वजह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ रेट इन्होंने 100 ईयर का डेटा स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जो 5% इंक्रीज़ है ग्रोथ का वो टेक्निकल चेंज की वजह से हुआ है, ना कि चेंज इन लेबर या कैपिटल की वजह से। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा पॉपुलेशन या लेबर सप्लाई, जहाँ पे रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं ये लेबर सप्लाई है, और सेविंग रेशियो और रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये तीन ही की बात अपने ये मॉडल में करते हैं, जिसमें से हमें पॉपुलेशन दिया है तो पॉपुलेशन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये दिया है एरो ने अपने इंडिजिनस थ्योरम में, एम्बॉडीड टेक्निकल चेंजेस दिया है सोलो ने, गोल्डन एज अभी हम पढ़ते हैं फेल्प्स ने दिया है, नहीं रॉबिन्सन ने दिया है, ये रूल ऑफ एक्यूमुलेशन नहीं है, और सीएस प्रोडक्शन फंक्शन मिनहास ने दिया है। तो इस तरह से हमारा जो मैच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा इसका हिंदी वर्जन, तो जो हिंदी के बच्चे हैं वो इसे मैच कर लेंगे। ये इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है और इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेस इज, कौन से टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे जब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कैसा होगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स हमारा हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स से, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स इज ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ टैक्स, इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो जहाँ भी होगा यहाँ पे यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेस इज ग्रेटर देन एवरेज रेट ऑफ टैक्सेस, जो कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किसे कहते हैं, यानी जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्सेस भी बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिवली फ्यू प्राइवेट गुड्स आर टोटली राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। तो क्या प्राइवेट गुड्स राइवल भी होते हैं और एक्सक्लूडेबल भी होते हैं? तो येस, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्राइवेट गुड्स जो होते हैं वो राइवल होते हैं, यानी कि अगर कोई एक कंज्यूम करेगा तो दूसरे के लिए कम पड़ जाएगा, और एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि ये वही लोग कंज्यूम कर सकते हैं जो इसके लिए पे कर सके। तो ये तो हमारा सही है। दूसरा है, मोस्ट कंजम्पशन हैज़ एट लीस्ट सम शेयर्ड एस्पेक्ट्स, यानी कि क्या जो कंजम्पशन है या प्रोडक्शन है उसके कुछ शेयर्ड एस्पेक्ट्स होते हैं। तो येस, इसके कुछ शेयर्ड एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए ये दोनों सही है, और रीज़न तो नहीं है, सही है बस दोनों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया है कि अधिकांश उपभोग में कम से कम कुछ साझे पहलू होते हैं, क्योंकि फ्री नहीं होते। अगर फ्री होते तो ये कैसे गुड्स हो जाते हैं, ये पब्लिक गुड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मेथड ऑफ डेट रिडेम्पशंस इंक्लूड, तो मेथड ऑफ डेट रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है कि किस तरह से पब्लिक डेट का रीपेमेंट, यानी कि डेट रिडेम्पशन को बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ पब्लिक गुड। अब ये बहुत तरीके के होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट किस तरीके से पब्लिक गुड जो डेट ली है उसको कैसे रीपेमेंट करती है। तो उसके कई सारे हैं, जैसे कि रेप्यूडेशंस ऑफ डेट, कन्वर्जन ऑफ लोन्स, बाइंग बाय अपॉन लोन्स, उसके बाद कैपिटल लेवी, शिंकिंग फंड्स, ये सारे डेट रिडम्पशंस को इंक्लूड करते हैं। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल लेवी का मतलब होता है कि एक बार मतलब इसको पे कर दिया। श्रिंकिंग फंड्स का मतलब होता है द क्रिएशन एंड द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशंस ऑफ अ फंड सफिशिएंट टू पे ऑफ पब्लिक डेट, यानी कि ऐसे फंड्स जो कि सफिशिएंट हो, उसका क्रिएट किया जाए कि कैसे उसको पे करना है। और डेट रिप्यूडेशंस, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्यूज़ करें डेट को, इसके भी एक डेट रिडेम्पशंस का पब्लिक गुड का रीपेमेंट का तरीका है। तो ये हमारा चारों ऑप्शन करेक्ट है। तो और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि श्रिंकिंग फंड के साथ, कैपिटल लेवी के साथ, इसके साथ कन्वर्जन ऑफ लोन्स होगा अगर, तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। कन्वर्जन ऑफ लोन्स भी एक तरीका है। इसके साथ साथ एक तरीका है रेप्यूडेशन ऑफ लोन। इसके साथ साथ अगर आपको दिया हो सीरियल बॉन्ड रिडेम्पशन, तो ये भी एक तरीका है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, अगर मान लीजिए ये सब वर्ड्स दिए हो तो ये भी आप लोग करेक्ट करके आइएगा, ये भी इनके तरीके हैं। सीरियल बॉन्ड रिडेम्पशंस
बाइंग अप लोन्स, उसके बाद है कैपिटल लेवी, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, श्रिंकिंग फंड भी लिखा हुआ है। तो ये सारे मेथड्स हैं डेट रिडेम्पशन के, तो ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा फॉर फिजिकल डिसिप्लिन एक्सपेंडिचर कैप इज क्वाइट डिजायरेबल। क्या फिजिकल डिसिप्लिन के लिए एक्सपेंडिचर कैप डिजायरेबल है, यानी कि और दूसरा है अ वाइडनिंग फिजिकल डेफिसिट एडवर्सली इम्पैक्ट फाइनेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या हम जैसे जैसे फिजिकल डेफिसिट अगर बढ़ेगी तो क्या फाइनेंशियल गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा? तो यस, हमारा फिजिकल डेफिसिट कहीं के लिए भी अच्छा नहीं। फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बोरो करके, यानी कि उधार मांग के हम अलग अलग चीज़ों में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो क्या उधार मांगना, अगर बहुत ज़्यादा हम उधार मांग लेंगे तो क्या फाइनेंशियल गवर्नमेंट पे तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये फाइनेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पैक्ट करता है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। और फिजिकल डिसिप्लिन के लिए एक एक्सपेंडिचर कैप लगाना भी डिजायरेबल है, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द डेट जीडीपी रेशियो, यानी कि हमारे जीडीपी के कंपैरिजन में हमारा डेट कितना है उसको हम बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विटनेसेस अ डिक्लाइन आफ्टर रीचिंग अ पीक लेवल ऑफ 2004। तो क्या 2004 के पीक लेवल के बाद ये देखा गया कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है? तो ये स्टेटमेंट उस टाइम के लिए सही था। डेट स्वैप स्कीम वाज इंट्रोड्यूस एंड इंटरेस्ट रेट वर रिड्यूस, क्योंकि उस टाइम डेट स्वैप की स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो गया था। तो ये दोनों हमारा सही करेक्ट है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। इसका हिंदी वर्जन है, यहाँ पे हिंदी के स्टूडेंट्स देख लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है और ये भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 27 पे। टैक्स लिस्ट, अब देखिए यूनियन गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्स कॉन्स्टिट्यूशंस में इंक्लूड हैं, तो इससे रिलेटेड मतलब अगर ये क्वेश्चन देखें तो पिछले 5-6 साल में लगातार पूछा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के में कॉन्स्टिट्यूशन से टैक्स कौन कौन से इंक्लूड हैं। इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका नाम है रेवेन्यू पावर ऑफ स्टेट एंड रेवेन्यू पावर ऑफ सेंट्रल, जिसमें ये मैंने सिर्फ टैक्स के बारे में बताया है कि कौन सा टैक्स सेंटर लगाती है और कौन सा स्टेट लगाता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं टैक्स ऑन कंजम्पशन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये यूनियन गवर्नमेंट नहीं लगाती है, ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टीजमेंट पब्लिशमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट का है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। टैक्स ऑन कैपिटल लेवी, ये भी यूनियन गवर्नमेंट का है। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ पॉवर्टी, तो ये भी यूनियन गवर्नमेंट के टैक्स का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th पार्ट है, जबकि फर्स्ट पार्ट नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का पार्ट है। और ये अच्छे से समझने के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये रेवेन्यू पावर ऑफ स्टेट एंड रेवेन्यू पावर ऑफ द सेंट्रल वाले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। मैंने उसमें बताया भी है कि कैसे आप लर्न कर सकते हैं इस सारे टैक्सेस को, कौन से लिस्ट 1 में है, कौन से लिस्ट 2 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमारा ऑप्शन 3rd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ ऑटोमेटिक चेंज इन अ नेट टैक्स रेवेन्यू व्हेन लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस, क्या लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होने से हमारा नेट टैक्स रेवेन्यू भी चेंज हो जाता है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेट टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। तो नेट अगर हम इसकी बात करें तो ये सही है कि जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा, यानी कि किसी भी तरह का आउटपुट हमारा चेंज होगा तो रेवेन्यू में तो ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा। यानी मान लीजिए कि कोई किसी का आउटपुट 10 रुपये का है, तो नेट टैक्स रेवेन्यू पहले वो 2 रुपये देता था, मतलब टैक्सेस का कलेक्शन 2 रुपये का होता था, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट चेंज हुई तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है टैक्सेस, क्योंकि टैक्स बेस्ड होती है डिफरेंट लेवल पे। तो इस वजह से ये हमारा असर्शन करेक्ट है। अगर हम रीज़न की बात करें इसके कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन मॉडरेट एग्रीगेट स्पेंडिंग इन टाइम ऑफ अ बूम एंड स्लो डाउन, तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं जो मॉडरेट एग्रीगेट स्पेंडिंग देखते हैं टाइम टू टाइम कि बूम के टाइम पे क्या है, स्लो डाउन के टाइम पे क्या है। तो इस वजह से हमारा नेट टैक्स रेवेन्यू लेवल भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन 1st सही है।
इसका हिंदी वर्जन है, हिंदी के बच्चे यहाँ पे देख लेंगे। करेक्ट क्या था इसमें, यहाँ पे सी करेक्ट था और यहाँ पे ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इसको मैच करना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, सम ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ग्रेटर दैन द यूनिटी। अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में देखें तो मार्शल लर्नर अप्रोच एक होता है कंडीशन, जिसमें उन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बेस पे बताया है कि कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से यूनिटी, अगर ये इक्वल होगा तो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इक्वल होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा फ़ायदा होगा, लेस देन 1 होगा तो घाटा होगा। तो इसको बताया है मार्शल एंड लर्नर अप्रोच में। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट नेशनल इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है। ये इसको एब्जॉर्प्शन अप्रोच में अलेक्जेंडर ने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से नेशनल पेमेंट डिफरेंस बताता है नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एम्पिरिकल एविडेंस शो कर रहा है कि शॉर्ट रन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट और मेथड ऑफ कट डाउन ऑफ इंपोर्ट्स। तो ये किसने बताया है, इसको बताया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोटा में कि किस तरह से हमें अपने कैसे इंपोर्ट कोटा सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। और एम्पिरिकल एविडेंस शॉर्ट रन और लोअर शॉर्ट रन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये जे कर्व ने दिया है। इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है किसी भी कंट्री का तो वो पहले ही फ़ायदा नहीं करेगा, ये पहले नेगेटिव टर्म में होगा और बाद में वो इंक्रीज़ होगा और वो प्रॉफिटेबल होगा। तो इस तरह से हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे डी एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है इस कोड के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले तो ये 29 का यहाँ पे इंग्लिश वर्जन है, जो बच्चे हिंदी में है, सॉरी हिंदी वर्जन है, जो बच्चे हिंदी में है वो यहाँ पे से देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द ऑप्टिमम करेंसी एरिया। तो ऑप्टिमम करेंसी एरिया एक ऐसे जोग्राफिकल एरिया को कहते हैं जहाँ पे हम एक्सचेंज हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है, एक्सचेंज रेट हमारा सिंगली करेंसी में हो जाता है और वो पूरी तरह से पैक्ड करेंसी होती है, फ्लक्चुएट दोनों करेंसी अच्छे से सिंगल करेंसी में एक जोग्राफिकल एरिया में हमारा एक्सचेंज रेट रिलेटिवली पैक्ड होता है। तो हमारा ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्टिमल जोग्राफिकल एरिया है एक सिंगल करेंसी का, और यहाँ पे फ्लक्चुएट जॉइंटली होता है हमारा सिंगल करेंसी और पैक्ड करेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन WTO रेगुलेशन। तो WTO से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसमें WTO में कौन से इंक्लूड है क्या नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बस बता रही हूँ कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नॉट इंक्लूड कर रहा है WTO के रेगुलेशन में। तो रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ये है, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट टैरिफ ये भी WTO के रेगुलेशन में है, लेकिन रिमूवल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये WTO के रेगुलेशन में नहीं है, और रिमूवल ऑफ प्राइस कंट्रोल भी है। यानी WTO मेनली चाहता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड हो वो बहुत अच्छे से हो, जहाँ वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ना लगे हों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो इसके रेगुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है, और जिसको डीपली पढ़ना है वो WTO वाला वीडियो ज़रूर देख लेगा। यहाँ पे है रिमूवल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये WTO के रेगुलेशन में नहीं आता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से लड़ने के लिए बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका सी करेक्ट था और इसका डी करेक्ट था। जो हिंदी के बच्चे हैं वो यहाँ से देख लेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बताने कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इज जनरली कंसीडर टू हैव अ stated on July 2, 1997 with the devaluation of Thai baht। तो ये थाई baht क्या है, ये करेंसी है थाईलैंड की। तो थाईलैंड में 1997 में क्या हुआ था, ऐसा था 1997 में कि जो डीवैल्यूएशन किया था उसकी वजह से ये जो एशियाई फाइनेंशियल क्राइसिस है ये इस पे संकट शुरू हो गया था, और ये जो डिवैल्यूएशन का प्रोसेस है ये थाई बाht यानी कि थाईलैंड से के रुपए से, थाईलैंड का जो करेंसी है उसके डिवैल्यूएशन के साथ स्टार्ट हुआ था। इसके बाद बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे कि फिलीपींस का पेसो, इसकी भी
फिलीपींस का ये करेंसी है पेसो, इसका भी डिवैल्यू किया गया। फिर उसके बाद मलेशिया की करेंसी को बोलते हैं रिंगिट, तो इसका भी किया गया। उसके बाद इंडोनेशियन करेंसी, उसको रुपया बोलते हैं इंडोनेशियन करेंसी को, इसका भी किया गया डिवैल्यूएशन। इसके बाद सिंगापुरियन डॉलर का भी किया गया। तो इस तरह से ये फाइनेंशियल क्राइसिस को जनरेट यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। बाकी ये 2 अगस्त 1998 से नहीं हुआ था, ये रशियन क्राइसिस नहीं है, ब्राज़ील भी नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि 1997 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है वो थाई बात के डिवैल्यूएशन के बाद से ही स्टार्ट हुआ था, करेंसी के डिवैल्यूएशन से। जो मैं पीछे जितने भी पेपर्स कराती हूँ उसमें मैं बताती हूँ कि डिवैल्यूएशन क्या है, एवैल्यूएशन क्या है, डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, एप्रिसिएशन किसे कहते हैं। तो वो चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट अगले आने वाले पेपर में भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है। बैंक दैट कंडक्ट ट्रेडिंग इन अ मार्केट फॉर अ यूरो करेंसी, यानी कि ऐसा बैंक जो कि मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है यूरो करेंसी से रिलेटेड, तो ऐसे बैंक को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे बैंक को बोला जाता है यूरो बैंक। डिपॉजिट डोमिनेटेड एंड अ पेएबल इन अ डॉलर एंड अदर फॉरेन करेंसी इन अ बैंक आउटसाइड द यूएसए, यानी कि ऐसी करेंसी, सिर्फ यहाँ पे डॉलर की बात हो रही है और यूएसए से बाहर होना चाहिए, तो ऐसी करेंसी को हम बोलते हैं, यानी कि कोई भी करेंसी जिसकी वजह से अगर हम यूरो करेंसी की बात करें तो कोई भी करेंसी, यानी कि डॉलर हुआ, एन हुआ, युआन हुआ, या इस जर्मन का स्टर्लिन हुआ, वो अपनी कंट्री में ना डिपॉजिट होके किसी और कंट्री में डिपॉजिट होती है, उसको बोलते हैं यूरो करेंसी। और डॉलर डिपॉजिट लोकेटेड इन अ बैंक आउटसाइड यूएसए, इसको बोलते हैं यूरो डॉलर। ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों में? यहाँ पे सिर्फ डॉलर डिपॉजिट हुआ है और वो भी आउटसाइड ऑफ द यूएसए, इसीलिए उसको यूरो डॉलर बोलते हैं। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे होगा कि एन डिपॉजिट आउटसाइड द जापान, तो उसको हम बोलेंगे यूरो एन, और ये सब आती है यूरो करेंसी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा आईएमएफ का जो 5 करेंसी ऑफ द बास्केट एक कंपोज हुआ था आईएमएफ मेंबर का, उसको बोलते हैं एसडीआर। एसडीआर कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1969 में, और इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन के लिए कौन सा ट्रू है? तो ऑल मेंबर हैव अ यूरो करेंसी, तो ये सही नहीं है कि सारे मेंबर के पास यूरो करेंसी है, इनकी करेंसी डिफरेंट भी है मेंबर में। ऑल कंट्री हैव द सेम डिफेंस पॉलिसी, नो, सारी कंट्री के पास डिफेंस पॉलिसी सेम नहीं है, सबकी अलग अलग डिफेंस पॉलिसी भी है। देर इज़ नो टैरिफ बिटवीन द मेंबर कंट्री, येस दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में के जो मेंबर्स हैं उनके बीच कोई टैरिफ नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट है। बाकी जो सेम टैक्सेशन पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, आज हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। व्हेन अ नेशन इम्पोज्ड एन इम्पोर्ट टैरिफ द नेशन ऑफन कर्व विल बी। अब देखिए, कोई भी नेशन अगर इम्पोर्ट टैरिफ इम्पोज करती है, तो इम्पोर्ट टैरिफ इम्पोज करने से जो हमारा शिफ्ट होगा ऑफर कर्व का, ये एक्सपोर्ट जो मेजर करती होगी उसके साइड होगा, ज़्यादा क्लोजर होगा। यानी कि अगर कोई करेंसी, तो ये क्या करेंगे, इम्पोर्ट एक्सिस से दूर जाके, इम्पोर्ट एक्सिस से ये दूर जाएगा और एक्सपोर्ट एक्सिस के पास आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर इम्पोज होता है इम्पोर्ट टैरिफ, नेशन कोई भी इम्पोज करती है, तो ऑफर कर्व हमारा जो टैरिफ इम्पोज की है उससे दूर होके ये एक्सपोर्ट साइड की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से मोर क्लोजर हो जाएगा ये एक्सिस जो एक्सपोर्ट मेजर करती होंगी, और इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने दिसंबर 14 का पेपर 3 का पहला पार्ट डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो एक वीडियो में कराना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।